बच्चों, आज के लेक्चर में जो हम बात करेंगे, जहाँ पे हम आपको लास्ट लेक्चर में छोड़ के गए थे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड लॉ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड लॉ की बात करेंगे तो थर्ड लॉ को समझने के पहले बहुत बेसिक है। जैसे क्या कहते हैं कि अगर आपने एक देखा होगा, आप कभी एक बॉल लीजिए, आप उसको फर्श पे मारते हैं, ठीक है, तो वो वापस आ जाता है, ठीक है, जिसको हम रिबाउंडिंग कहते हैं। तो आप सोचो कि हमने तो फोर्स लगा के दिया तो बॉल नीचे गया, बट बॉल ऊपर कैसे आया? क्योंकि फर्स्ट लॉ तो ये कहता है कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे मोशन नहीं फोर्स नहीं लगाया जाएगा, उसके मोशन या रेस्ट के स्टेट में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं होने वाला। तो हमने तो बॉल को नीचे फेंका, पर अगर बॉल नीचे से ऊपर आ रही है, इट मीन्स कि नीचे से बॉल के ऊपर कोई फोर्स लगा होगा ना, ठीक है। तो वो बॉल के ऊपर फोर्स कैसे लगा? बॉल को फोर्स लगाया, बॉल ने फ्लोर को फोर्स लगाया, फोर्स को स्ट्राइक किया, और इन रिवर्स या इन एक्शन फोर्स ने भी बॉल के ऊपर फोर्स लगाया, जिससे क्या हुआ, वो बॉल ऊपर की तरफ आ गया। तो इट मीन्स कि कोई भी जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगाता है इन अपोजिट डायरेक्शन, और इसको हम बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। जो आप फोर्स लगाए दैट इज़ अ काइंड ऑफ एक्शन फोर्स, और जो उसने आपके ऊपर या किसी सरफेस ने, किसी बॉडी ने आपके ऊपर लगाया तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो थर्ड लॉ, दो चीज़ें आप जान लीजिए कि जब भी हम ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो देयर इज़ नॉट अ सिंगल फोर्स एक्शन, वहाँ पे हमेशा कपल ऑफ फोर्सेस होते हैं, जिसको हम एक को बोलते हैं एक्शन और दूसरे को बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि व्हेनेवर वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, that same instant of time the object also applying a force, and this is the third law of motion. It means third law of motion says that every action has an equal and अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो मतलब जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, और इसी को हमने कहा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बहुत आसान है, सबसे कॉमन आपकी ज़बान पे जो ये चढ़ता है, एवरी एक्शन एज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो एक फोर्स को हम एक्शन कहेंगे, दूसरे फोर्स को हम रिएक्शन फोर्स कहेंगे, और दोनों हमेशा मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे, लेकिन उनका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, दैट विल बी अपोजिट। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट वो क्या होंगे, साइमल्टेनियसली एक्ट करेंगे, मतलब एक साथ। ऐसा नहीं है कि आपने पहले एक्शन लगा दिया फिर रिएक्शन आता है, वो एक साथ ही आता है। ठीक है, मतलब एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हमेशा साइमल्टेनियसली क्या होते हैं, अराइज होंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल, बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, अगर हमने इस मार्कर पे फोर्स लगाया तो ये मार्कर उतना ही फोर्स मेरे ऊपर लगाएगा, बट कैसे, हमने इधर लगाया तो ये मार्कर मेरे ऊपर इधर लगाएगा। इट मीन्स कि जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इट विल ऑलवेज अपोजिट फॉर द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। तीसरी चीज़ ये है कि आप हमसे कह सकते हैं मैम इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस तो बैलेंस फोर्सेस होते हैं, तो मैम ये फिर यहाँ पे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज़ नॉट। आप बैलेंस फोर्सेस के केस में याद रखिए कि एक ही ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे थे तो वो बैलेंस फोर्स हो रहे थे। एक्शन और रिएक्शन के फोर्स में क्या है, अगर हम इस मार्कर पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये मार्कर मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है, मतलब वन फोर्स इज ऑन दिस एंड अनदर फोर्स इज ऑन दिस, मतलब कि दो अलग अलग, ये मान लो
ये सरफेस इस पे फोर्स लगाएगा तो ये सरफेस इस पे लगाएगा, ठीक है। बैलेंस फोर्स के केसेस में क्या होता है, एक ही ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस लगने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस हो गए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि एक्शन और रिएक्शन आपने पहले सेकेंड लॉ में पढ़ा कि अगर फोर्स है तो वहाँ एक्सेलरेशन भी होगा, F = ma, ठीक है। यहाँ पे फोर्सेस क्या है, इक्वल है, बट ज़रूरी नहीं है कि उनका एक्सेलरेशन भी इक्वल हो, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट के मास अलग अलग हो सकते हैं। अगर मास इक्वल होंगे तो ही यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज दोनों एक्शन और रिएक्शन अलग अलग एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके कुछ एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इसके एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है क्या, कि हम कैसे वॉक करते हैं। जो एग्ज़ाम्पल आप लीजिए उसका, वॉक, हाउ डू वी वॉक। तो बेसिकली अगर आप जब वॉक करते हैं तो क्या करते हैं, यू आर पुशिंग द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, एंड इन द रिएक्शन द ग्राउंड पुशेज इन यू फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड दैट्स हाउ वी मूव, ठीक है। इसी तरीके से स्विमिंग का अगर आप केस लें तो स्विमिंग के केस में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो हाथ से है वो आप वाटर को बैकवर्ड मूव करते हैं, तो दैट इज़ द एक्शन व्हेन यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन वाटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड इन द रिएक्शन दैट वाटर exert a force in the forward direction and that's how you swim. And there is another example कि क्या कह सकते हैं, एरोप्लेन का मूवमेंट। एरोप्लेन का क्या, एरोप्लेन कैसे मूव करता है, बेसिकली जो फ्यूल होते हैं, फ्यूल गैसेस के फॉर्म में होता है, तो क्या होता है, वो जो नोज़ल होता है उससे बहुत हाई स्पीड में बाहर आता है, और जब वो आउटवर्ड आता है तो बेसिकली वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है ऑन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड इन द रिएक्शन जो एयर हो वो रिएक्शन फोर्स आता है, वो क्या होगा, उस एरोप्लेन को वो फॉरवर्ड मूव करता है। इसी तरीके से अगर आपने बोट को देखा है तो बोट अगर पानी में चलता है तो क्या होता है, आप ओर्स की हेल्प से पानी को बैकवर्ड पुश करते हो एंड इन द रिएक्शन दैट वाटर पुशेज इन योर फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एक्शन एंड रिएक्शन। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं इसके, ठीक है। अब एक और यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, मान लीजिए आप वॉल को हम इसको पुश कर रहे हैं, ये नहीं जा रहा, तो आप कहेंगे मैम यहाँ रिएक्शन फोर्स नहीं आ रहा है। नहीं, यहाँ पे भी ये रिएक्शन फोर्स आ रहा है, बट यहाँ पे जब तक हम इस वॉल को मूव नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स कि जो वॉल का फोर्स है और हमारा है वो बैलेंस फोर्सेज हो रहा है। याद है बैलेंस फोर्सेज के केस में क्या हो रहा है था, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम आते हैं द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हम उसकी बात करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे। इसके पहले आप शायद केमिस्ट्री में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी पढ़ चुके हैं। कंजर्वेशन का मतलब होता है, आप इस वर्ड से वेरी मच फेमिलियर हैं ऑलरेडी, कि कंजर्वेशन का मतलब है कंजर्व रहना, मतलब किसी भी तरीके की कमी नहीं होती है, वो जितना है वो कांस्टेंट है। अगर कोई अमाउंट है तो वो उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो हम कह रहे हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम ये कहें कि मेरे पास 100 रुपये था, तो वो 100 रुपये अगर हम कंजर्व करके रह रहे हैं, तो इसका मतलब कंजर्व करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमने उस पर 20 रुपये निकाला, तो हमने 20 रुपये ला के डाल दिया, तो जो हमने चेंजेस किया वो ला के फिर ऐड कर दिया, तो वो हमारे जो अमाउंट है वो कंजर्व रह गया, ठीक है। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। तो कंजर्वेशन वर्ड आपको पता है, कंजर्वेशन का मतलब है कि कांस्टेंट रहेगी कोई भी क्वांटिटी। और अगर हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि क्या, कि जो मोमेंटम है वो यहाँ पे कंजर्व रहेगा। कहाँ पे कंजर्व रहेगा उसकी बात हम बाद में करते हैं। एक और चीज़ है जो आप थर्ड लॉ के हम एग्जाम्पल में जो हमने बताया था वो रह गया आपका, कि जब हम बॉल को करते हैं, स्ट्राइक करते हैं फर्स्ट से, तो वो बॉल वापस आती है। इस पूरे प्रोसेस को हम रीबाउंडिंग ऑफ बॉल कहते हैं, ठीक है। और ये क्यों होता है कि बॉल एक फोर्स एक्सर्ट करता है ऑन द फ्लोर एंड इन द रिएक्शन क्या होता है, द फ्लोर ऑल्सो एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द बॉल एंड दैट्स वाई द बॉल रीबाउंड्स। एक और केस होता है, अगर आपने कभी फायर करते हुए किसी को देखा है, तो जैसे गन फायर होती है, हमारा शोल्डर जो है वो बैकवर्ड आता है, इसको हम रिकॉइलिंग ऑफ गन कहते हैं, ठीक है। मतलब गन से जब फायर होगी तो गन थोड़ा सा पीछे आता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा भी बिकॉज कि बुलेट जो है वो फॉरवर्ड मूव करता है,
तो क्या होगा, वो बैकवर्ड एक फोर्स लगाएगा और इसकी वजह से जो, इसको बेसिकली हम रिकॉइलिंग बोलते हैं। ये थोड़ा सा अभी आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन के एप्लीकेशन में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आइए हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। पहली बात तो जितने भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन होते हैं, इधर इन द केस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारे जो है यूनिवर्सल लॉ हैं, मतलब हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो डिफ़ाइन होता है वो आइसोलेटेड सिस्टम पे डिफ़ाइन होता है। कैसे सिस्टम पे? आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम इज़ व्हाट? ऐसा सिस्टम जिसमें जो एक्सटर्नल फोर्स हो वो क्या हो? वो ज़ीरो हो, मतलब उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगे, तो ऐसे फोर्स को हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, समझ पा रहे हैं? जैसे अगर एक कॉमन एग्जांपल हम आपको बताएं, जैसे अगर एक क्लास है, जैसे अगर आप जब स्कूल आएंगे तो आइए गर्ल्स स्कूल में अगर कोई लड़का आ जाए तो दैट इज़ नॉट एन आइसोलेटेड क्लास। ठीक है, सब एक जैसे होने चाहिए, मतलब गर्ल्स है तो गर्ल्स होने चाहिए। या फिर अगर हम 9th क्लास के सिस्टम की बात करें तो उसमें कोई 10th क्लास का स्टूडेंट आ जाए तो वो क्या होगा, वो अब एक आइसोलेटेड सिस्टम नहीं रह पाएगा। इसी तरीके से हम सिस्टम ऑफ गोट्स की बात करें तो उसमें कोई डॉग आ जाएगा तो वो सिस्टम आइसोलेटेड नहीं रहेगा। समझ गए? तो मतलब एक जैसा होगा। उसी तरीके से जब फिज़िक्स की बात करेंगे तो ऑब्वियसली इट्स अबाउट द फोर्स। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो जो ऑब्जेक्ट के सिस्टम होंगे वो क्या होंगे? इट इज़ अ काइंड ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। तो जब भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बात करेंगे तो हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो डिफाइन होंगे, इट विल ऑल्सो इन क्या, किस पर डिफाइन होंगे? इन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो आइए बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन की। थोड़ा सा उसके पहले जान लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बात करने के पहले कि अगर याद हो आपको तो हमने सेकेंड लॉ से हमको मिला क्या था? F = ma। याद है? इट मीन्स कि अगर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा और एज वेल एज चेंज इन मोमेंटम होगा। ये तो एक ऑब्जेक्ट की बात थी। मान लीजिए हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट की बात करें तो क्या होगा? क्या उनके मोमेंटम में कोई चेंजेस होगा? मान लीजिए हम सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं या सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात कर रहे हैं, जो कैसा फॉर्म कर रहे हैं? आइसोलेटेड फॉर्म कर रहे हैं, आइसोलेटेड सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं मैम आइसोलेटेड सिस्टम है तो इस पर तो फोर्स लगेगा ही नहीं। नहीं लगेगा, बट एक्सटर्नली नहीं लगेगा, क्योंकि हमने सिर्फ एक्सटर्नल की बात की है। लेकिन इनके आपस में तो कोलिजन हो सकते हैं ना। समझ में आ गया? इट मीन्स कि आपकी अगर क्लास है, आप किसी बाहर के क्लास के बच्चे से जाके लड़ाई नहीं करते हो, बट आपके आपस में तो लड़ाइयाँ हो सकती हैं ना। इट्स जस्ट लाइक कि क्या होगा, इस पर बाहर से फोर्स तो नहीं लगेगा, तो इसकी वेलोसिटी में चेंजेस बाहर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से तो नहीं होंगे। लेकिन जब आपस में कोलाइड होंगे तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे ना, और फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी में चेंजेस होंगे, और वेलोसिटी में चेंजेस होंगे इट मीन्स कि इसके मोमेंटम में भी चेंजेस होगा। ठीक है, लेकिन अब इसी के बारे में लॉ ऑफ कंजर्वेशन था बेसिकली, कि अगर हम एक आइसोलेटेड सिस्टम में सिस्टम ऑफ पार्टिकल या सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो वहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये कहता है कि इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम the total momentum remains conserved। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें आप अंडरलाइन करके रखिएगा, एक तो आइसोलेटेड सिस्टम और कंजर्व। ठीक है, तो अभी आप कहेंगे मैम आप तो कह रही थी कि आइसोलेटेड सिस्टम है तो उस पर क्या होगा, मोमेंटम में चेंज होगा, और यहाँ तो आप कह रही हैं कि कंजर्व रहेगा। तो अगर कंजर्व रहने का मतलब हमने कहा टोटल मोमेंटम,
इट्स जस्ट लाइक कि अभी अभी हमने बोला अगर आपके पास 100 रुपये हैं और आप उसमें से 20 रुपये निकाल के फिर से 20 रुपये ऐड कर देते हो, तो वो क्या होगा, आपका 100 रुपये का जो अमाउंट है वो फिक्स रहेगा, कंजर्व रहेगा। दैट्स हाउ इट्स गोना वर्क कि एक पार्टिकल में अगर कम होगा तो दूसरे पार्टिकल में क्या होगा, बढ़ जाएगा, और सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो हम उसकी बात करेंगे। ओके, तो अब आइए कि हम ये सिर्फ कह नहीं रहे हैं, हम ये प्रूफ करके भी दिखाएंगे आपको कि एक्चुअली किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे सिर्फ यहाँ टू पार्टिकल के सिस्टम को मानते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। समझ में आ गई बात? और ये एक आइसोलेटेड सिस्टम में है। ठीक है, अब आप सोचिए कि अगर when there is a difference in the velocity of the object, अगर सपोज करिए कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो मूव कर रहे हैं, ठीक है, कोई आगे है कोई पीछे है आपस में, लेकिन अगर दोनों की वेलोसिटी अनइक्वल है तो जिसकी ज़्यादा है वो क्या होगा, वो इससे जाके कम वाले से एक पॉइंट पे जाके तो कोलाइड होगा ना। और अगर कोलाइड होगा, उनके बीच कोलिजन होगा, तो मान लीजिए वो कोलिजन जो होता है वो किसी टाइम t के लिए होता है। ठीक है, और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ऑब्वियसली देयर विल बी नो चेंजेस इन द मास। लेकिन जब कोलाइड हो गया तो ऑब्वियसली क्या होगा, इनकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। और मान लेते हैं कि m1 की वेलोसिटी v1 हो जाती है और m2 की वेलोसिटी v2 हो जाती है आफ्टर कोलिजन। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसकी पार्टिकल की बात करें, ठीक है, यहाँ पे A, इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, m1 u1। ठीक है, यहाँ पे इसका फाइनल मोमेंटम कितना है, m1 v1। ठीक है, अब अगर आप इस पार्टिकल B की बात करें तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, m2 u2। इसका फाइनल मोमेंटम कितना है, m2 v2। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ देखो चेंज इन मोमेंटम कितना है। अगर इसकी बात की जाए तो चेंज इन मोमेंटम मान लो, चेंज इन मोमेंटम तो इज इक्वल्स टू कितना है, फाइनल मोमेंटम दैट इज m1 v1 माइनस इनिशियल मोमेंटम m1 u1। ये किसके लिए है, फॉर ऑब्जेक्ट A। ठीक है, अगर हम वही ऑब्जेक्ट B के लिए बात करें तो फॉर ऑब्जेक्ट B क्या हो जाएगा, B क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू इनिशियल, फाइनल ये है दैट इज m2 v2 माइनस m2 u2। क्लियर है? ठीक है, अब ये इतना। अब देखो कि ये तो हो गया आपका कि ये चेंज इन मोमेंटम होगा, ये सेकेंड लॉ कहता है। थर्ड लॉ क्या कहता है कि जब ये आपस में कोलाइड होंगे तो ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे फोर्स लगाएगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो मान लीजिए कि A जो है वो इस पे फोर्स लगाता है F1 और B जो है A पे फोर्स लगाती है F2, तो होगा क्या, F1 और F2 क्या होंगे, इक्वल होंगे बट इन अपोजिट डायरेक्शन होंगे। क्लियर है? ये आपका कौन कहता है, ये कहता है थर्ड लॉ, होगा ना। और ये जो चेंज इन मोमेंटम आया वो कहाँ से आया, वो ड्यू टू द सेकेंड लॉ। तो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है ना वो सेकेंड और थर्ड लॉ के इम्पैक्ट से जो आएगा वो उसी को हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। ठीक है, अब आइए, यहाँ चेंज इन मोमेंटम तो मिल गया। ठीक है, अब सिंस यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है,
अब आप देखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही कहता है ना, कौन कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है? अगर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है, इट मीन्स कि अगर हम ए के पार्टिकल ए की बात करें तो पार्टिकल ए पे, ऑब्जेक्ट ए पे फोर्स कौन सा लग रहा है, F2, मतलब F2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज। तो पहले तो चेंज इन मोमेंटम देखो, तो F2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, यही तो आया था ना ए के लिए, चेंज इन मोमेंटम। तो m1 v1 माइनस m1 u1, और सिंस रेट है तो हम क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा के, याद है हम यहाँ पे k लगाते थे और k की वैल्यू 1 आती थी, तो हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड लॉ से हो गया। सिमिलरली जब आप b के लिए करेंगे तो b पे फोर्स क्या है, F1 है ना, b पे फोर्स जो लग रहा है वो क्या है, वो ये लग रहा है ना, जो a लगाएगा b पे, तो b पे फोर्स क्या है, F1 है। तो F1 वो क्या होगा, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम क्या है, ये है, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m2v2 माइनस m2u2 डिवाइडेड बाई t। कोई परेशानी, थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है तो थोड़ा सा ये हौच पौच आपको लग सकता है, बट फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक इट क्लियर। अब थर्ड लॉ कहता है कि ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे बट अपोजिट होंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाई t इक्वल्स टू माइनस m1 v1 सॉरी m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाई t। दिस t and this t will be cancel out as you know। अब यहाँ आओ, क्या होगा, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल्स टू माइनस m2 v2, और ये माइनस बाहर है तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस m2 u2। ठीक है, कोई परेशानी? अब आप u वाले टर्म एक साथ ले लीजिए और v वाले टर्म्स एक साथ ले लीजिए, तो आपके पास होगा क्या, अगर देखो इसको आप इधर शिफ्ट कर दो, इसको आप इधर ले आओ, तो आपके पास मिलेगा क्या, m1 v1 माइनस m2 v2 सॉरी प्लस इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, मिल गया आपको ये, कोई परेशानी इसमें? अब आप एक चीज़ देखिए कि अगर आप कोलिजन के पहले की बात करो तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2, और कोलिजन के बाद की बात करो तो टोटल मोमेंटम क्या था, m1 v1 माइनस m2 v2। देखो m1 v1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 v2। मतलब ये आपका है कोलिजन के पहले, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन है ये, और ये आपका क्या है, बिफोर कोलिजन मोमेंटम है। लेकिन दोनों है क्या, दोनों इक्वल है। और यही तो हमने कहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा, भले उनके मोमेंटम में चेंजेस होंगे, लेकिन जो सिस्टम का मोमेंटम है वो कोलिजन के पहले जितना होगा उतना ही कोलिजन के बाद होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब एक दो क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, ज़रा इसको एक क्वेश्चन से आप समझिएगा कि इसका यूज़ क्या है। कुछ तो एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, इसके एग्जाम्पल जो हैं वो रिक्वायरिंग ऑफ द गन, वर्किंग ऑफ एन इंजन, या इन केस ऑफ गैस बलून कि कैसे ये यूज़ होता है, वो आप देख लीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। नहीं आएगा तो प्लीज़ आस्क मी। बट अभी हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से अगर देखें तो इसका क्या यूज़ है। मान लीजिए एक गन है, ठीक है,
ठीक है। इसका जो मास है वो कैपिटल M है, ठीक है, या M1 मान ले। इसमें जो बुलेट है उसका मास M2 मान लीजिए, ठीक है। ये फायर हो गई, ठीक है, बुलेट जो है वो फायर हो जाती है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बुलेट कितनी वेलोसिटी से फायर हुई तो आप क्या करेंगे? कैलकुलेट कर पाएंगे? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे, बिल्कुल। देखो क्या होगा, अगर फायर होने के बिफोर फायरिंग क्या है, मान लीजिए बिफोर फायरिंग, ठीक है, बिफोर फायरिंग गन भी रेस्ट पे, बुलेट भी रेस्ट पे, इट मीन्स कि U1 भी 0 और U2 भी 0। क्लियर है? जब फायर हो गया तो मान लेते हैं बुलेट की जो वेलोसिटी है वो V2 है, सिंस हमने यहाँ U2 माना था, और रिकॉइलिंग ऑफ गन भी होती है, मतलब गन की भी एक वेलोसिटी है, तो वो मान लेते हैं हम V1 है, ठीक है। अब आप देखो होगा क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि बिफोर फायरिंग मोमेंटम विल इक्वल टू द आफ्टर फायरिंग मोमेंटम, मतलब M1 U1 इज इक्वल प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। इज इट ओके? इट मीन्स, अब देखो ये क्या है, ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे U1 U2 दोनों ज़ीरो हैं, तो आपको मिल क्या जाएगा, M1 V1 इज इक्वल्स टू माइनस M2 V2। क्लियर है? अब आपको बुलेट का मास पता होगा, आपको गन का मास पता होगा। अगर बुलेट की वेलोसिटी पता है तो आप गन की रिकॉइलिंग वेलोसिटी निकाल सकते हो, और गन की रिकॉइलिंग वेलोसिटी पता है तो आप बुलेट की वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं आपके एग्जाम्पल्स में, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले एग्जाम्पल्स कर लीजिए एक बार, ठीक है, फिर कोई दिक्कत होगी तो हम बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। अब ये रहा आपका पूरा चैप्टर, यहाँ एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के आप एप्लीकेशन ज़रूर पढ़िएगा, और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करिएगा। तो यहाँ आपके चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। अब जो है वो हम एक्सरसाइजेस की बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आई होप कि एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।